का स्वागत है। आज हम बिहार की गर्माती चुनावी राजनीति के एक बहुत अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी मतलब सब जानते हैं, और उनकी नई नवेली पार्टी जन सुराज। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या असर हो सकता है। और हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा जो उपलब्ध स्रोत सामग्री है उसी पर आधारित है। तो देखिए, आज का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है, क्या प्रशांत किशोर की ये जो जनसुराज पार्टी है, ये बिहार की जो इतनी जटिल और आप कह सकती हैं स्थापित राजनीति है, उसमें वाकई कोई बड़ा बदलाव लाने वाली ताकत बनेगी, या फिर ये मुख्य रूप से जो पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब स्थापित दल, उनके वोट काटने तक ही सिमट कर रह जाएगी। वोट काटने से हमारा मतलब है, आप जानती हैं, एक ऐसी पार्टी जो शायद खुद सरकार बनाने की दौड़ में उतनी मजबूत ना हो, पर हाँ, दूसरों की जीत हार का गणित जरूर बिगाड़ दे, जिसे आम चुनावी भाषा में वोट कटवा भी कहा जाता है। मैं इस पक्ष में दलीलें रखूंगी कि जन सुराज महज वोट कटवा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण और संभावित रूप से एक निर्णायक शक्ति के तौर पर उभर रही है। और मेरा नज़रिया इससे थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि जो मौजूदा संकेत हैं और बिहार की राजनीतिक ज़मीन को अगर हम देखें, तो जनसुराज का प्रभाव फिलहाल मतलब अभी के लिए मुख्य तौर पर वोट विभाजन तक ही सीमित रहने की संभावना ज़्यादा नज़र आती है। देखिए, प्रशांत किशोर को उनके विरोधी कई नामों से पुकारते हैं। कभी बिहारी डकैत कहा जाता है, तो कभी गिरगिट। लेकिन अहम बात यह है कि उनके जो कट्टर विरोधी हैं, वो भी दबी जुबान में ही सही ये मानते हैं कि पीके एक विघटन करता है, एक डिसरप्टर, जिसे मतलब नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और ये सिर्फ विरोधियों की बात नहीं है, पीके खुद बड़े आत्मविश्वास से ये दावा कर रहे हैं कि जनसुराज 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत लाएगी। उनका कहना है, हम या तो पहले होंगे या आखिरी। अब इसे सिर्फ मतलब हवाई बातें कहकर खारिज करना मुझे लगता है आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जबरदस्त जमीनी मेहनत दिखती है। उनकी जो 665 दिनों की पद यात्रा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। लगभग 2 साल लगातार चलते रहना, 2697 गांव और 1319 पंचायतों तक पहुंचना, इसने उन्हें, आप कह सकती हैं, अभूतपूर्व जमीनी दृश्यता दी है। ये सिर्फ मीडिया में बने रहना नहीं है, ये लोगों से सीधा जुड़ाव है। और इसका असर देखिए आंकड़ों में भी झलकने लगा है। हालिया सी वोटर सर्वेक्षण को ही देख लीजिए। पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरों की लिस्ट में प्रशांत किशोर अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, 23.1% लोगों की पसंद के साथ। हाँ, वो तेजस्वी यादव 35.5% से पीछे हैं, लेकिन उन्होंने स्थापित नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23% को लगभग बराबर कर लिया है, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तो खैर काफी आगे निकल गए हैं। ये बढ़त अचानक नहीं हुई है। इसी साल फरवरी में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा 15% था, जो सितंबर तक बढ़कर 23% हो गया। ये लगातार बढ़त दिखाती है कि एक खास वर्ग उन्हें गंभीरता से ले रहा है। स्रोत सामग्री बताती है कि ये वर्ग मुख्यतः युवा हैं, उच्च जातियां हैं, मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे शहरी मतदाता हैं। ये बिहार की पारंपरिक राजनीति से कुछ अलग संकेत देता है। यहाँ तक कि वोट वाइब सर्वे, जिसमें 56% लोग उन्हें वोट कटवा मानते हैं, उसी सर्वे में 15.8% उत्तरदाता ये भी मानते हैं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो जनसुराज किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। उच्च जातियों में तो ये आंकड़ा 23% तक है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसुराज को सिर्फ वोट कटवा कहकर खारिज करना जल्दबाजी होगी। उनकी जमीनी पकड़, लगातार बढ़ती लोकप्रियता और एक नए किस्म के मतदाता वर्ग में जो अपील है, वो उन्हें इससे कहीं ज्यादा बनाती है। हाँ, आपने जो आंकड़े और पदयात्रा का जिक्र किया, उसमें वजन जरूर है। पीके की दृश्यता और उनके वो डिसरप्टर होने की छवि से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है। जैसा कि सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने खुद कहा है, पीके विमर्श और शोर यानी नैरेटिव और नॉइज के मामले में तो बिहार में तीसरी ताकत बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल जस का तस है, क्या वो इस सारी दृश्यता, इस सारे शोर को वोटों में तब्दील कर पाएंगे? देशमुख खुद इस पर संदेह जताते हैं। पीके का बहुमत का दावा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ये बेहद महत्वाकांक्षी लगता है, सच कहूं तो। जो प्री पोल सर्वेक्षण अब तक सामने आए हैं, वे एक ज्यादा संतुलित, शायद ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर पेश करते हैं।
वे इशारा करते हैं कि जनसुराज बहुमत से तो काफी दूर रहने वाली है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो कहीं बीच में अपना स्थान बना ले, यानी ना तो पूरी तरह विफल हो और न ही निर्णायक जीत हासिल करे। और जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो हमें पिछले चुनावी नतीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले जो विधानसभा उपचुनाव हुए उनमें जनसुराज ने 4 उम्मीदवार उतारे थे और चारों हार गए। ये एक छोटा सा नमूना था, मानता हूं, लेकिन ये जमीनी हकीकत का एक पहलू तो दिखाता ही है। फिर वोट वाइब स्टेट वाइब बिहार सर्वेक्षण का वो आंकड़ा जिसे आपने भी माना, 56% उत्तरदाताओं का मानना है कि जनसुराज मुख्य रूप से वोट कटवा है। ये एक बड़ी संख्या है। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी का विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। उनका मानना है कि जनसुराज इस बार ठीक वैसी ही भूमिका निभा सकती है जैसी 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने निभाई थी, यानी मुख्य रूप से जेडीयू के वोट काटकर भाजपा को फायदा या नुकसान पहुंचाना, लेकिन खुद सत्ता के करीब ना पहुंच पाना। तिवारी ये भी याद दिलाते हैं कि बिहार की राजनीति अक्सर राज्यव्यापी लहरों से ज्यादा, मतलब लोकल समीकरणों पर, उम्मीदवार की अपनी पकड़ और सूक्ष्म स्तरीय कारकों पर तय होती है। और एक बात और, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पुराने और पारंपरिक मतदाताओं के बीच पीके और उनकी पार्टी को लेकर अभी भी काफी संदेह है। कुछ लोग अब भी उनकी पार्टी को मजाक में या हल्के में लेते हुए वो पीला गमछा वाला नया का पार्टी कहकर खारिज कर देते हैं। ये पीला गमछा उनकी पहचान जरूर बना है, पर क्या ये सर्वस्वीकार्य है? इसलिए दावों, पदयात्रा और बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद सर्वेक्षणों का बहुमत, विश्लेषकों की राय, पिछले चुनावी नतीजे और बिहार की जटिल जमीनी हकीकत, ये सब मिलकर इसी ओर इशारा करते हैं कि जनसुराज की भूमिका शायद मुख्य रूप से वोट बांटने वाली ही रहेगी और उनकी निर्णायक जीत या किंग मेकर बनने की क्षमता पर गंभीर सवाल बने हुए हैं। आपने उपचुनावों की हार और वो 56% वाले वोट कटवा सर्वे का जिक्र किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन क्या 665 दिनों की पदयात्रा, 2600 से ज्यादा गांवों तक पहुंचने को महज शोर या दृश्यता कहकर मतलब सीमित किया जा सकता है? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का गहरा जमीनी जुड़ाव बनाने की कोशिश है जो पारंपरिक पार्टियां शायद अब उस तरह से नहीं कर पा रही हैं। आपने पीलका वाला पार्टी का जिक्र किया। स्रोत सामग्री में एक दिलचस्प वाक्य है सीवान का, जहां दुर्गा पूजा के दौरान एक यूट्यूबर को अपने पीले गमछे पर सफाई देनी पड़ी कि ये उसकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जनसुराज का समर्थन नहीं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पीके का रंग, उनका प्रतीक, लोगों के बीच इतनी गहराई तक पहुंच चुका है कि उस पर चर्चा हो रही है, स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। ये सिर्फ सतही दृश्यता नहीं है, ये जमीनी जुड़ाव का प्रमाण है। अब सवाल ये है कि क्या इस जुड़ाव को वोटों में बदलने की जो संगठनात्मक क्षमता है वो पार्टी विकसित कर पाएगी? मुझे लगता है कि इतने लंबे और सघन अभियान के बाद इसे वोटों में बदलने की संभावना को मतलब सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं जमीनी मेहनत और उसकी वजह से बनी पहचान के महत्व को कतई कम नहीं आंक रहा हूँ। 665 दिन पदयात्रा करना असाधारण प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पीला गमछा वाकई एक पहचान बन गया है, लेकिन फिर वही सवाल देखिए घूम फिर कर आता है जिसका जिक्र देशमुख ने भी किया। क्या ये सब वोटों में तब्दील होगा? उपचुनावों की हार भले ही छोटे पैमाने पर हुई हो, लेकिन वो एक ठोस चुनावी परीक्षा थी, उसमें पार्टी सफल नहीं हुई। तो हम किस आधार पर ये मान लें कि जो उपचुनावों में नहीं हो सका वो पूरे राज्य के चुनाव में हो जाएगा, जहां मुकाबला कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है? देखिए, दृश्यता होना, लोगों के बीच पहचाना जाना एक बात है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत सांगठनिक ढांचा चाहिए, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता चाहिए और सबसे बढ़कर मतदाता का वो भरोसा चाहिए कि वो अपनी पुरानी पार्टी निष्ठाओं को छोड़कर जाति समुदाय के समीकरणों से ऊपर उठकर एक नई पार्टी को वोट दें। क्या जनसुराज ने वो ढांचा और वो भरोसा बना लिया है? इस पर अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो शोर स्थापित पार्टियों के दशकों पुराने वोट बैंक और जमीनी मशीनरी को भेद पाएगा, ये कहना भी मुश्किल लगता है। हाँ, संगठनिक चुनौती तो नई पार्टी के लिए हमेशा रहती है, ये बात सही है। पर उपचुनावों के नतीजों को पूरी कहानी मान लेना भी शायद से ही ना हो। अक्सर उपचुनाव स्थानीय मुद्दों और तात्कालिक समीकरणों पर लड़े जाते हैं। उनका असर पूरे राज्य के चुनाव जैसा नहीं होता।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए वरीयता में पीके का 15% से बढ़कर 23.1% पर पहुंचना और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर और स्थापित नेता के बराबर या उनसे थोड़ा आगे निकल जाना, ये एक व्यापक राज्य स्तरीय रुझान का संकेत देता है। इसे केवल कुछ लोगों की पसंद या महज वरीयता कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये दिखाता है कि लोगों के मन में विकल्पों की तलाश है और पीके उस तलाश में एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। ये आंकड़ा एक बढ़ते जनाधार का स्पष्ट संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जाना एक बात है और पार्टी के लिए वोट देना दूसरी। ये दोनों हमेशा साथ साथ नहीं चलते। सर्वेक्षण खुद इस विरोधाभास को उजागर करता है। 23.1% लोग उन्हें सीएम के तौर पर पसंद करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 56% लोग उनकी पार्टी को वोट कटवा मानते हैं। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हो सकता है लोग उन्हें एक ताज़ा चेहरा, एक मुखर आवाज के रूप में पसंद करते हों, बदलाव के प्रतीक के रूप में देखते हों, लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो क्या वे अपनी पुरानी जांची परखी पार्टी निष्ठाओं को, अपने जातीय समीकरणों को छोड़कर एक ऐसी नई पार्टी पर दांव लगाएंगे जिसका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? खासकर तब जब हमें पता है कि बिहार के ग्रामीण और पुराने मतदाताओं में इसे लेकर संदेह बना हुआ है। मुझे लगता है वो 56% वाला वोट कटवा का आंकड़ा पीके की व्यक्तिगत लोकप्रियता के आंकड़े से कहीं ज्यादा वजन रखता है जब हम असल चुनावी नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि पुराने मतदाताओं में या शायद ग्रामीण इलाकों में संदेह हो सकता है, लेकिन जनसुराज का जो मुख्य आकर्षण स्रोत सामग्री में बताया गया है, युवा, उच्च जातियां, मध्यम वर्ग, शिक्षित शहरी मतदाता, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि पार्टी बिहार की पारंपरिक जाति आधारित पहचान की राजनीति के खांचों से बाहर निकलकर या कम से कम उनसे हटकर एक नया सामाजिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। और आंकड़े बताते हैं कि इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। क्या ये बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत नहीं है? अगर ये वर्ग, जो शायद अब विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, गोलबंद होता है, तो ये स्थापित दलों के गणित को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। और ये सिर्फ वोट काटकर नहीं होगा, बल्कि एक नया समर्पित वोट बैंक बनाकर होगा। ये बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन यहीं पर अमिताभ तिवारी की वो बात फिर से प्रासंगिक हो जाती है कि बिहार में चुनाव अक्सर राज्यव्यापी मुद्दों या किसी एक वर्ग की अपील से ज्यादा सूक्ष्म स्तरीय कारकों, मतलब लोकल समीकरणों और उम्मीदवार की अपनी व्यक्तिगत ताकत और छवि पर जीते जाते हैं। आपने जिन वर्गों का जिक्र किया, युवा, शहरी, उच्च जाति, क्या उनकी गोलबंदी पूरे राज्य में सभी 243 सीटों पर एक जैसा असर डाल पाएगी? बिहार का हर क्षेत्र, हर जिला अपने आप में अलग है। क्या पटना या मुजफ्फरपुर के शहरी मध्यवर्ग की पसंद सीमांचल या मगध के ग्रामीण मतदाता की पसंद से मेल खाएगी? और वो पीरका वाला पार्टी वाला तमगा, जिसे आपने भी माना कि पहचान बन गया है, क्या वो शहरी युवाओं के लिए भले आकर्षण हो, लेकिन ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं के बीच एक दूरी भी पैदा कर सकता है? क्या ये सीमित अपील भले ही कुछ वर्गों में गहरी हो, उन्हें निर्णायक भूमिका निभाने देगी, या फिर ये अंततः कुछ सीटों पर कुछ हजार वोट काटने तक ही सीमित रह जाएगी, जैसा तिवारी का इशारा है? मुझे लगता है कि बिहार की जटिलता को देखते हुए कुछ खास वर्गों में अपील का पूरे राज्य पर निर्णायक प्रभाव पड़ना अभी मुश्किल लगता है। आपकी चिंता जायज़ है कि बिहार की राजनीति बहुत जटिल है और स्थानीय कारक हावी रहते हैं, लेकिन किंगमेकर बनने की संभावना को भी इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। उसी वोट वाइब सर्वे को फिर से देखें, जिसमें 56% उन्हें वोट कटवा मानते हैं। उसी में 15.8% लोग ये भी मानते हैं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है, जिसकी संभावना बिहार में अक्सर रहती है, तो जनसुराज किंगमेकर बन सकती है। और उच्च जातियों में तो ये आंकड़ा 23% है। ये संख्या भले ही बहुमत की न हो, लेकिन ये दिखाती है कि मतदाताओं का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो पार्टी को महज वोट कटवा से ज्यादा समझता है, उसमें एक संभावना दिखता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ अक्सर जीत हार का अंतर कम होता है और त्रिशंकु विधानसभा आम बात है, वहाँ 5 से 10% वोट या कुछ सीटें भी निर्णायक साबित हो सकती हैं। क्या पता यही एक 15.8% या 23% लोग सही साबित हो।
मैं उस 15.8% या 23% के आंकड़े को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूं। त्रिशंकु विधानसभा में हर सीट मायने रखती है, ये सच है, लेकिन हमें बड़े परिप्रेक्ष्य को, समग्र तस्वीर को देखना होगा। 56% का आंकड़ा जो उन्हें वोट कटवा मानता है, वो 15.8% या 23% से कहीं ज्यादा बड़ा है। और अमिताभ तिवारी की 2020 में लोजपा से तुलना मुझे ज्यादा यथार्थवादी लगती है। याद कीजिए, लोजपा ने उस चुनाव में क्या किया था। उन्होंने कई सीटों पर, खासकर जहां जेडीयू उम्मीदवार थे, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या वो खुद सत्ता के करीब पहुंच पाए? बिल्कुल नहीं। वो एक क्लासिक स्पॉइलर या वोट कटवा साबित हुए। अब सवाल ये है कि जनसुराज के पास ऐसा क्या अलग है, सांगठनिक रूप से या रणनीतिक रूप से, जो उन्हें लोजपा वाले हश्र से बचाएगा? क्या पीके का करिश्मा और उनकी पदयात्रा काफी है? मौजूदा आंकड़ों, विश्लेषणों और बिहार के पिछले चुनावी इतिहास को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि वोट कटवा वाली भूमिका निभाना किंग मेकर बनने की तुलना में कहीं ज्यादा संभावित परिदृश्य है। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि जनसुराज ने अपनी जबरदस्त जमीनी मेहनत, प्रशांत किशोर की लगातार बढ़ती व्यक्तिगत लोकप्रियता और युवाओं एवं शहरी मतदाताओं जैसे नए और शायद पारंपरिक राजनीति से ऊबे हुए वर्गों में पैठ बनाकर बिहार की राजनीति में एक गंभीर और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इसे महज वोट कटवा मान लेना इसकी वास्तविक क्षमता को कम आंकना होगा। इसमें निश्चित रूप से समीकरण बदलने और त्रिशंकु स्थिति में किंग मेकर बनने की भी ठोस संभावना नजर आती है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम उपलब्ध सर्वेक्षणों के बहुमत को देखें, विश्लेषकों के संदेह पर गौर करें, पिछले उपचुनावों के नतीजों को याद करें और बिहार की जटिल चुनावी वास्तविकताओं को ध्यान में रखें, तो यह अधिक संभावित लगता है कि जनसुराज का मुख्य प्रभाव स्थापित दलों, शायद खासकर भाजपा और जेडीयू के वोटों के विभाजन के रूप में सामने आएगा। वे निश्चित रूप से चुनाव को दिलचस्प बनाएंगे, कई सीटों पर हार जीत का अंतर तय करेंगे, लेकिन शायद खुद सत्ता के निर्णायक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। उनकी भूमिका वोटों को बिखेरने वाली ज्यादा हो सकती है। स्पष्ट रूप से इस बात पर हमारी असहमति बनी हुई है कि प्रशांत किशोर का ये महत्वाकांक्षी राजनीतिक स्टार्टअप बिहार के चुनावी नतीजों को किस हद तक और किस दिशा में प्रभावित करेगा। क्या ये महज स्थापित समीकरणों को बिगाड़ने वाला साबित होगा या फिर सत्ता की चाबी हासिल करने वाला निर्णायक खिलाड़ी बनेगा? बिहार का राजनीतिक मैदान हमेशा की तरह पेचीदा है और किसी भी नए खिलाड़ी, खासकर पीके जैसे रणनीतिकार, के वास्तविक प्रभाव का सटीक आकलन करना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल सहमत हूं। असली तस्वीर तो 14 नवंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों से ही साफ होगी। तभी पता चलेगा कि जनसुराज वोट कटवा साबित होती है या किंग मेकर, या शायद कुछ और।